क्या आप सोचते हैं कि खेती में लागत कम होना और मुनाफा ज्यादा होना बस एक सपना है? तो फिर तैयार हो जाइए अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। जी हाँ, एग्री हॉस्पिटल आपके साथ मिलकर खेती की एक ऐसी क्रांति लाने को तैयार है जहां कम लागत में भी ज्यादा उपज मिलेगी और आपकी आमदनी आसमान छुएगी। कैसे? तो सुनिए जरा। हमारे पास है अनुभवी वैज्ञानिकों की एक ऐसी टीम जो दिन रात मेहनत कर रही है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ भारतीय किसानों के लिए। हमारी सलाह से न केवल आप फसल पर होने वाले खर्च या लागत जैसे कि कीटनाशकों या फफूंदनाशकों को कम कर सकते हैं, बल्कि फसल की गुणवत्ता और मुनाफा दोनों ही बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास कृषि अस्पताल है जहां अत्याधुनिक तकनीक से आपकी फसलों का इलाज होता है। साथ ही आपको मिलती है सटीक कृषि वैज्ञानिक जानकारी। तो देर किस बात की? आइए हम और आप मिलकर इस स्वप्न को साकार बनाएं, खेती को सहज और खुशहाली का आधार बनाएं। किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का इस वेबिनार की सीरीज में एप्पल ए टू जेड में स्वागत है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपना जो है माइक म्यूट रखें। कि दुनिया में जो पैदावार है वो हमारी अपेक्षा, भारत की अपेक्षा काफी गुना ज्यादा है। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो पैदावार है उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य है और सत्य है जो हम लोगों को समझना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वेबिनार में जिन जिन बातों पे हमने बात की थी वो है, किसान साथियों, पिछले वेबिनार में हमने जाना था कि सेब में अगर हम इस फसल की बात करें तो दुनिया में लगभग 9 लाख मीट्रिक टन पैदावार होती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सेब का उत्पादक देश है। ये लगभग आधी जो सेब की प्रोडक्शन है वहां होती है। 4.5 लाख मीट्रिक टन जो है पैदावार वो चीन में होती है। भारत दुनिया का लगभग 1% से भी कम सेब पैदा करता है जो लगभग 20.5 लाख मीट्रिक टन है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी पैदावार। जो हमारी पैदावार है वो 6 से 8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है, जो दुनिया की बनिस्बत बहुत कम है, जो लगभग 10 गुना कम है। तो पिछली बार हमने बात की थी कि जो ये पैदावार है प्रति हेक्टेयर, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने चर्चा की थी कि दुनिया के बराबर अगर हम लोगों को पैदावार या उसके कहीं नजदीक पहुंचना है तो हमें कुछ 4-5 चीजों पे काम करना होगा, जिनमें नवीनतम वैरायटी व रोग प्रतिरोधी रूट स्टॉक्स पे काम करना होगा। नंबर 2 पे हमें हाई डेंसिटी बगीचों की तरफ जाना होगा और उन बगीचों के लिए सही भूमि और वातावरण का चुनाव करना होगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण था कि पौधों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना जरूरी है। और नंबर 4, समय पर कीटों और बीमारियों का प्रबंधन करना होगा और लगे हुए बगीचों का वैज्ञानिक तरीकों से रखरखाव करना होगा। पिछले सत्र में हमने जाना था किसान साथियों की जो पौधा पोषण है वो क्या है, खादों के स्रोत क्या क्या हैं, खादों की जो मात्रा है उसको कैसे आंकते हैं, और मिट्टी जांच से आप किस तरह से अपने बगीचों के लिए पोषण को सुनिश्चित कर सकते हैं और किस तरह से फिर आप गुणवत्ता की तरफ और पैदावार की तरफ बढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैदावार का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। आप अच्छा पोषण दे सकते हैं, आप पौधों का रखरखाव कर सकते हैं, परंतु जब तक आपके पेड़ों पर फल नहीं लगते हैं तब तक आप पैदावार
या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हम समझें पराग प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन, फल सेटिंग, फ्रूट सेटिंग एवं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी यानी बिना पराग प्रक्रिया के फल सेट होना, और ट्री स्प्रेवल के बारे में। तो हम आज जिन मुद्दों पे बात करेंगे वो पॉलिनेशन है, फ्रूट सेटिंग है, पार्थिनोकार्पी बिना पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के फल पे, और ट्री स्प्रे ऑयल्स पे बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पराग प्रक्रिया क्या है। तो यदि मैं आपके साथ सामने पराग प्रक्रिया की बात करूं तो किसान साथियों, आप जानते हैं कि जो पौधा है उस पे फूल होते हैं, और जो फूल होते हैं जैसा आप देख रहे हैं कि उसमें स्त्री और मादा और नर के अंग होते हैं, और उससे जो पराग है, जो एंथर्स होते हैं, जो एंथर से जब पराग स्टिग्मा पे यानी जो मैं कहूँगा पिस्टिल पे जाता है, तो उससे फिर पराग प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। और जब पराग मैं कहूँगा कि स्त्रीलिंग पे आता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद ही फल बनता है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि फूलों के ऊपर दो तरह के जो अंग होते हैं, नर और मादा, वो होते हैं। दुर्भाग्यवश सेब एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारी वैरायटियां जो हम उगाते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, यानी वो एक फूल के अंदर जो नर और मादा होते हैं उनसे जो पराग प्रक्रिया और निषेचन नहीं होता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटीज है। कुछ वैरायटी सेम ऐसी भी होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, जैसे आप जानते हैं गोल्डन, या इससे जुड़ी जो वैरायटीज हैं वो रॉयल, आपको पता है क्रॉस पॉलिनेटेड है, और आजकल जो नई वैरायटीज है जिनमें गालस भी हैं, ये सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज है। किसान साथियों, बेसिकली जो प्रकृति में पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन इसलिए होती है क्योंकि जब नर और मादा के संसर्ग से जब अगला फल आता है, अगला पौधा बनता है या बीज बनता है, तो वो उसमें अच्छी गुणवत्ता होती है, उसमें मैं कहूंगा कि नए जीन्स होते हैं, वो बीमारी प्रतिरोधी होता है। परंतु आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, अगर क्वालिटी की बात करें, तो क्रॉस पॉलिनेशन में पैदावार की बात करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी एक, जिसको मैं कहूंगा वो बहुत बड़ा फायदा है। तो जो किसान साथियों, आज का हमारा मुद्दा है वो फल सेटिंग यानी फ्रूट सेटिंग में अगर कहूंगा तो फ्रूट सेटिंग पे बात करेंगे और पार्थिनोकार्पी पे बात करेंगे। तो आए देखते हैं कि जो फल सेटिंग है या पराग प्रक्रिया है वो क्या है। तो किसान साथियों, आप मेरी ये स्क्रीन देख रहे होंगे, और मैं आपके सामने एक फूल को बनाता हूं। आप जानते हैं कि ये फूल है, और फूल में एक मादा अंग होता है, और इसके ऊपर एक स्टिग्मा होती है, और यहीं पर ही जैसे उस फोटोग्राफ में दिखाया गया था, एंथर यानी नर के अंग होते हैं, और इन एंथर्स के ऊपर से यदि आप देख रहे हैं तो इन एंथर्स के ऊपर से पराग जो है वो पराग मादा के ऊपर आता है, और ये पराग अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये पराग ये स्त्री अंग के अंदर से होते हुए जो अंदर ओव्यूल्स होते हैं वहां तक आता है। ये आपको जानना, आप बहुत सारे किसान जानते भी होंगे, लेकिन ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को अगर फ्रूट सेटिंग समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्रूट सेटिंग है वो वास्तविकता में है क्या। तो किसान साथियों, अगर आप देख रहे हैं तो जो फ्रूट सेटिंग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम जानेंगे। किसान साथियों, होता क्या है कि कुछ वैरायटीज में वो आपको समझने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम पराग प्रक्रिया समझ लेते हैं तो पराग प्रक्रिया के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इसको हम पिस्टिल कहते हैं, इसके ऊपर बाहर से पराग आता है, यानी जो नर अंग होते हैं उसके ऊपर से पराग आता है, और ये पराग इस मादा के अंदर से, जो मादा के अंदर ओवरीज होती है यानी जिसका फल बनता है वहां पर निषेचन होता है, और ये इसको हम पराग प्रक्रिया कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है जी। क्योंकि सेब क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है, यानी ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसमें,
तो एक ही फूल के अंदर नर और मादा कई बार आपस में जो है पराग प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो अगर पराग प्रक्रिया नहीं होती है तो आपको फल नहीं मिलता है। तो अक्सर होता क्या है कि कई बार सारी परिस्थितियां सही होने के बावजूद भी हम लोगों के बगीचे में सेब जल्दी नहीं करो, लगता। करो अब अभी इस डायमंड वालों को फोन। जो पॉलिनेशन है या जो फ्रूट सेट है, अगर पॉलिनेशन नहीं होती है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है, तो फ्रूट सेट नहीं होता है, और फ्रूट सेट नहीं होता है तो आपकी पैदावार नहीं होती है। तो किसान साथियों, इन सेब के पेड़ों में ही मैं कहूंगा कि सेल्फ कंपैटिबल वेराइटीज भी होती है, सेल्फ पॉलिनेटिंग वेराइटीज भी होती हैं, जिसमें एक ही फूल के अंदर नर और मादा उनमें निषेचन हो जाता है। जैसे आपको पता है वो गोल्डन, जो गोल्डन वेराइटी है, गोल्डन के अंदर हो जाता है। लेकिन किसान साथियों, इसके अलावा पौधों ने एक बड़ा नायाब तरीका अपनाया है जिसमें बिना पॉलिनेशन के पार्थिनोकार्पी हो जाती है। हम इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है जी, बिना पराग के ही जो आपका फल है उसका विकास होना शुरू हो जाता है और धीरे 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 ये फल बड़ा हो जाता है, और इसके कारण आपकी पैदावार और गुणवत्ता बढ़ जाती है। कुछ फसलों में ये काफी कॉमनली पाया जाता है। अगर आपको सीडलेस खीरे की अगर बात करें तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। सेब में भी कई बार पार्थिनोकार्पिक फ्रूट लग जाते हैं। तो अब आप ये जाने किसान साथियों कि जो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पार्थिनोकार्पी किस तरह से होती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो किसान साथियों देखें कि जो पार्थिनोकार्पी है, पार्थिनोकार्पी आपकी कुछ खास तरह के हार्मोन से होती है जिन्हें हम ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स कहते हैं। और आजकल बाजार में कई पीजीआरस के नाम से भी इन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। तो किसान साथियों, जैसे मैंने आपको कहा कि पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना पराग के फल का सेटिंग होना। देखिए, कुछ जेनेटिक लेवल पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जेनेटिक लेवल पर कुछ हार्मोन्स ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि वहां पर पराग की जरूरत नहीं होती है, और जो ओवरी है, जो फल है, वो स्वतः ही बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है वो हार्मोन्स के कारण पौधों में विकसित होते हैं, और ये जो मैंने कहा आपको ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स है, ये पौधे के अंदर प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। इन्हें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, और इनकी मदद से ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है ये बनते हैं। अब पीजीआर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और आप पीजीआर को कर सकते हैं, क्योंकि पीजीआर जो है वो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन की समस्या को हल कर देते हैं। तो जो ये पीजीआर हैं, इनका प्रयोग का एक उपयुक्त समय है, और आप इसको फल अवस्था से लेकर फल सेटिंग और फल विकास के दौरान भी कर सकते हैं। तो जब फूल अवस्था आपकी, जब आपका पौधा फुल ब्लूम में हो, तो आप उस दौरान एक पर्टिकुलर, जो मैं कहूंगा, ये जो ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, इनके मिश्रण भी आते हैं और इंडिविजुअल्स भी होते हैं। ये इनको एक खास जो इसकी टेस्टेड डोज है उस पर करते हैं तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनता है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन की या पॉलन की जरूरत नहीं होती है, तो ये जो फल जो पीजीआर है, इनकी स्प्रे करने से आपकी फल सेटिंग हो जाती है। फिर फल का अच्छा आकार बनता है, क्योंकि इनमें से, जैसे मैं कहूंगा कि जो जिब्रेलिन्स हैं ये सेल डिवीजन करते हैं, तो इससे फल आपका लंबोतरा हो जाता है और फल का विकास भी बड़ी तेजी से होता है। और जो जिसको हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस बोलते हैं, यानी मौसम के तनाव, खासतौर पर जैसे बहुत ठंड के कारण या बहुत गीला मौसम होने के कारण जब पौधों को तनाव होता है, पराग प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो उस समय ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या पीजीआर होते हैं, ये काफी प्रभावशाली तरीके से पौधे के तनाव को कम करते हैं, और उसकी मदद से आप एक अच्छा फ्रूट सेट ले लेते हैं, और आने वाले समय में इसका आप अच्छा प्रभाव भी देखते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करते हैं, अच्छा फ्रूट सेट होता है, तो पौधे के ऊपर फ्रूट लोड अच्छा बढ़ जाता है। और उस दौरान यदि आपके पास अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं है, पौधे को आप अच्छा पोषण सुनिश्चित नहीं करवाते हैं, तो उस दौरान एक गड़बड़ हो सकती है, और वो गड़बड़ है फ्रूट ड्रॉप।
और वैसी परिस्थिति में यदि आपने पौधे को सही पोषण सुनिश्चित नहीं किया पीजीआर डालने की परिस्थिति में, तो कई बार आपका पौधा जो उसके अंदर एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उससे वो ड्रेन हो जाता है और अगली बार के लिए आपका पौधा विंटर जिसको बोलते हैं, जब सर्दियां आती है तो उसमें जो रिजर्व्स होते हैं उसको मेंटेन करने में वो सफल नहीं हो पाता है। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखें कि जो पीजीआर हैं अगर उनको स्प्रे करते हैं उनके जो फायदे हैं, तो उसके अलावा उनके साथ कुछ राइडर्स भी होते हैं। तो किसान साथियों, ये तो था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पॉलिनेशन के बारे में। अब दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ट्री स्प्रे ऑयल्स। किसान साथियों, चूंकि अब ग्रीन टिप लगभग लगभग काफी निचले क्षेत्रों में आनी शुरू हो गई है और उपले क्षेत्रों में मुझे लगता है कि बड ब्रेक या जिसको आप सिल्वर टिप, वो वाली परिस्थिति आ गई है। तो अगर आप देखेंगे तो आजकल किसानों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हैं टीएसओ के बारे में, एचएमओ के बारे में। तो थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि जो ट्री स्प्रे ऑयल्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है मोटा मोटा, और अगर आप बाद में प्रश्न भी पूछना चाहें तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो जो ट्री स्प्रे ऑयल्स हैं इनका बगीचों में लगभग पिछले मैं कहूंगा कि 1.5 सेंचुरी से लगभग 150 वर्षों से प्रयोग होता आया है और इनके कई स्वरूपों में, तेल के कई स्वरूप किसानों ने इस्तेमाल किए हैं। ये हॉर्टिकल्चर में और प्लांटेशन क्रॉप में मैं कहूँगा उसमें इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो ये सेब पे, नाशपाती पे और कई तरह के जैसे चेरीज में, और जो स्टोन फ्रूट्स होते हैं जैसे आड़ू है, खुमानी है, प्लम है, उन पे भी इनका कीटों के नियंत्रण के लिए बहुत समय से प्रयोग हुआ है। तो किसान साथियों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये तेल होते हैं जिनको ट्री स्प्रे ऑयल्स कहते हैं, ये इनके कई तरह के ओरिजिन होते हैं, यानी ये कहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए हिस्ट्री में। तो फिश ऑयल्स भी रहे हैं, एक्सक्यूज मी, सीड ऑयल्स जैसे कॉटन सीड, जो कपास के बीज से भी तेल निकालकर उसका भी पेड़ों पर एक समय में प्रयोग किया गया, और मिनरल ऑयल्स। एक सबसे बड़ा स्रोत जो है तेल का, वो आपको पता है कि क्रूड पेट्रोलियम है। जो पेट्रोलियम के पदार्थ है उसमें जो जब उसकी रिफाइनिंग की जाती है क्रूड ऑयल की, तो उसमें कई तरह के हैवी और लाइट ऑयल्स बनते हैं, पैराफिन से लेकर और मैं कहूँगा मीथेन तक, इसमें कई तरह के ऑयल्स बनते हैं। तो ये ऑयल्स, इनका बहुत अच्छा प्रयोग हॉर्टिकल्चर में भी रहा है। तो किसान साथियों, जो टीएसओज है फलदार पौधों के लिए कीटों के नियंत्रण के लिए बड़े प्रभावशाली तरीके से इनका प्रयोग किया गया है, और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो आपको कीटों के नियंत्रण करने में काफी लाभ मिल सकता है। तो इस प्रॉयल्स के बारे में अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो किसान साथियों, इनको दो तरह से बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो ये इनका ओरिजिन क्या है, तो एक ओरिजिन इनका नेचुरल हो सकता है और एक ओरिजिन इनका हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, जिनको मैं कहूँ मिनरल ऑयल्स भी हो सकता है। तो अगर मिनरल से, क्रूड पेट्रोलियम से निकाले गए हैं तो ये मिनरल ऑयल्स बोलते हैं, और अगर ये मिनरल ऑयल्स के अलावा किसी और स्रोत से निकाले गए हैं जैसे फिश ऑयल, तो इनको इनका ओरिजिन नेचुरल ओरिजिन माना जाता है। नंबर 2 पे हम इसका जो मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन है वो प्रयोग के नाम पे कर सकते हैं, विंटर ऑयल और समर ऑयल्स। आप अगर यदि इनको डोरमेंट स्प्रे करते हैं, यानी जब पौधा सुप्त अवस्था में होता है तब अगर स्प्रे करते हैं तो इसको विंटर ऑयल्स कहा जाता है, और अगर आप इसको गर्मी में स्प्रे करते हैं तो समर ऑयल कहते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है मात्रा। जो भी ऑयल स्प्रे किए जाते हैं उसकी एक स्पेसिफिक मात्रा है, यानी एक रेशो है, जिस रेशो को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छी फिल्म बनती है। वैसे जो ऑयल्स है उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं कहूँगा विस्कोसिटी, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उनका मैं कहूँगा कि जो उनका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है। लेकिन किसान को जो जानना बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि कितनी दर। तो सामान्यतः जो मैन्युफैक्चरर्स है वो 1.5% से लेकर 3%, यानी 100 लीटर में 1.5 लीटर से लेकर 3 लीटर तक प्रति 100 लीटर, माफ कीजिए, इनकी सिफारिश की जाती है। सामान्यतः जो हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट रेकमेंड करता है वो 2 से 3% मात्रा रेकमेंड करता है। तो यदि आपका ड्रम 200 लीटर का है तो आप 4 से 6 लीटर, 2 से 3% आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान साथियों, जो ऑयल्स होते हैं आप इनको हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स बोलें या ट्री स्प्रे ऑयल्स, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जो इनके लिए लक्षित कीट हैं, यानी जो टारगेटेड इंसेक्ट्स है, उनमें मुख्यतः स्केल्स, सैंजो स्केल्स और माइट्स और वुली एप्पल एफिड, इनको हम टारगेट करते हैं। ट्री स्प्रे ऑयल्स के किसान साथियों कुछ बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं जिनको आप कृपया समझ लें। देखिए, लगभग हर शत्रु कीट पर ये प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट केमिकल एक्शन नहीं है इनका, ये घोंटकर या सफोकेट करके
कीटों को मारते हैं तो आप ये मान ली कि जितने भी शत्रु कीट जिनके हमने खासतौर पर भी जिक्र किया, जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं, जो पौधे की दरारों में एग लेइंग करते हैं, ओवर विंटर जो पौधे के ऊपर मतलब रहते हैं पूरे साल भर, उनको प्रभावशाली तरीके से इनको रोकने में टीएसओ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये मित्र कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जिस समय हम इनका प्रयोग करते हैं खासतौर पर विंटर स्प्रेज में, आजकल जब अभी फुटार नहीं है या फिर शुरुआत में जब ग्रोथ अभी नई फुटार आ रही है, तो इस दौरान मित्र कीट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मित्र कीट सामान्यतः मांसाहारी होते हैं, दूसरे कीटों को खाते हैं। तो जब उनके लिए कोई कीट होंगे ही नहीं पत्तों पे, तो इस समय मित्र कीट पौधों पर नहीं होते हैं। तो इस समय अगर आप टीएसओ की स्प्रे करते हैं तो आप शत्रुओं पर अच्छे से उनका कंट्रोल कर लेते हैं और मित्र कीटों के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है। एक और बहुत बड़ी जो इसकी मैं कहूंगा कि अच्छी चीज है वो है, क्योंकि बार बार कीटनाशी, जैसे हम बहुत सारे माइटिसाइड्स यूज करते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, जैसे वुलिया पलाफिड के लिए अब आप देख रहे होंगे कि पहले हम क्लोरपायरिफॉस 20% इसी करते थे, लगभग वो 1 ml से भी मर जाता था। फिर उसके बाद 1.5 ml, 2 ml, 400 ml प्रति 200 लीटर के हिसाब से हमने उसका इस्तेमाल किया। अब आज ये स्थिति है कि वुलिया पलाफिड उसमें उससे नहीं मरता है। आज क्लोरपायरिफॉस 50% इसी जो है वो वाली फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं, जो 1.5 से 2 ml, वो भी उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, फिर भी वुलिया पलाफिड नहीं मरता है। तो बार बार जब हम किसी कीट को एक खास तरह के कृषि रसायन से एक्सपोज करते हैं, तो जो उस कीट की उस दवा के लिए, या मैं कहूँगा उस कृषि रसायन के लिए जो प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ती जाती है। तो किसान किसान साथियों, कीटनाशी दवाओं से जो मैं अवरोध या रेजिस्टेंस जो उपजते हैं, यानी जो बनते हैं कीटों में, उनको रोकने में भी टीएसओ बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। और ये वातावरण के लिए भी कोई नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल्स है ये उस तरह की रेजिडुअल टॉक्सिसिटी नहीं करते हैं, उस तरह का मैं कहूंगा कि रेजिड्यू नहीं रहता है जैसे और केमिकल्स का रहता है। तो टी स्प्रे ऑयल्स का बहुत महत्वपूर्ण है कि जो तेल है उसका उपयुक्त समय कब है। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्यतः जो डॉर्मेंट ऑयल्स होते हैं, जब पौधा सुप्त निद्रा में होता है उस दौरान से हम इसको करते हैं। ग्रीन टिप से लेकर और टाइट क्लस्टर स्टेज तक, जब वो मींडू निकलने से पहले, जब वो 4-5 उसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत टाइट क्लस्टर स्टेज में होते हैं, आप सब जानते हैं, उस दौरान तक इसको हम प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि उस दौरान तक जो ये कीट है, चाहे माइट की बात करें या स्केल करें, ये एग या फिर क्रॉलर की स्टेज, क्रॉलर मीन्स अंडे से निकला हुआ छोटा बच्चा, निम्फ जिसे हम कहते हैं, पहला इंस्टार जिसको कहते हैं, उस अवस्था में होते हैं। तो उसको, इन छोटे छोटे कीटों को और अंडों को उस घोंट के मारना बड़ा आसान हो जाता है। माफ करिए। कीटों के अंडे फटने से पहले तेल के लिए अति संवेदन होते हैं। जो कीट होते हैं उनके अंडे जो होते हैं, मतलब मैं हैचिंग से पहले, जिससे पहले कि उसमें से निम्फ या जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते, तो वो परिस्थिति ऐसी होती है, वो ऐसी स्टेज है जिसके अंदर ये जो कीट है वो बहुत, जो अंडे हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं। तो अगर उस स्टेज को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने बागीचे में, तो ये बहुत प्रभावशाली तरीके से ये तेल काम करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसान साथियों, जो तेल है वो घोंट के काम करते हैं। तो कृपया ये ध्यान रखें कि पर्याप्त कोटिंग होनी चाहिए। तो टीएसओ में हम अधिक से अधिक पानी इस्तेमाल करते हैं और जो स्प्रे वॉल्यूम्स है वो ज्यादा होता है। तो जहां आपको, मतलब आपने क्योंकि यूनिफॉर्म कोटिंग करनी होती है, पेड़ को चारों चार एक तरह से उसको कोट करना होता है, तो आपको जो मात्रा है वो ऑयल की वो अच्छी करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जब आप टीएसओ की स्प्रे करते हैं तो उसमें दो भाग होते हैं, एक पानी और तेल। स्प्रे करने के बाद जो पानी होता है वो नीचे जमीन पर आ जाता है, और तेल वो एक फिल्म बना लेता है, ऊपर पत्तों पर एक लेयर बना लेता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो आपका वो जो कीट है या अंडे हैं वो घुट जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, कुछ ट्री स्प्रे ऑयल्स के लिए आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। अब देखिए, जो आज हम, जिन्हें हम हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स बोलते हैं, यानी मिनरल ऑयल्स है, उनका ओरिजिन यानी जो वो जहां से होते हैं वो क्रूड ऑयल से, यानी पेट्रोलियम पदार्थों से होते हैं। और इसमें पैराफिन्स होते हैं, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो ये पैराफिन्स होते हैं ये कई बार टॉक्सिक भी होते हैं। तो याद रखें कि इसके लिए जब भी आप टीएसओ स्प्रे करें तो कम से कम टीएसओ की स्प्रे के 2 सप्ताह तक कोई भी केमिकल, खास तौर पर कैप्टान या सल्फर या कुछ ऐसे नए मॉलिक्यूल्स जो आपको आइडेंटिफाइड नहीं है, उनका स्प्रे ना करें। अन्यथा टीएसओ से
के साथ मिलकर वो पौधे को फाइटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं, पत्ते झुलस सकते हैं, और जो आपका फ्रूट सेट हो उस पर भी किसी तरह का दाग धब्बा, रसेट या रस्टिंग हो सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण और चीज भी है किसान साथियों, जब भी आप स्प्रे करें तो याद रखें कि आपके जो वातावरण है, यानी जो इलाका है वहां पर या जो बगीचा है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन ऊपर को हो नीचे को ना हो, यानी 4 डिग्री से ऊपर तापमान होना चाहिए। यदि इसके नीचे होता है तो ये ऑयल्स टॉक्सिसिटी भी करते हैं, ये कोल्ड इंजुरीज को भी बढ़ाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। और किसान साथियों फिर अगर मैं कहूंगा कि चूंकि अब ग्रीन टिप आ गई है तो हम लोगों को आगे पूरी जो पूरा साइकिल है, मैं कहूंगा पूरा सीजन है, उसको मद्देनजर रखना है। तो आप जानते हैं कि कुछ लक्षित कीट और कुछ लक्षित बीमारियां इस समय हम टारगेट करते हैं। तो इन लक्षित कीटों में मैं कहूंगा स्केल माइट और वुलिया पलाफिड है, और बीमारियों में कोर रॉट है, स्कैब है, मार्सुनिना और पिल्टनीरिया पत्ती रोग है। तो किसान साथियों आप सैंजो स्केल, बहुत सारे किसान साथी मैं कहूंगा जब उसमें कोड़े जैसे होते हैं वैसे तो पहचान लेते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, तो दाने दाने होते हैं, जो स्किन होती है, इन्फेस्टेड जो स्किन होती है सेंजो स्केल के कारण, तो उस पे क्या होता है कि ये छोटे छोटे फोड़े होते हैं, और ये जो फोड़े होते हैं कुछ कैंकर्स के कारण भी होते हैं, और कुछ पौधों में जड़ के रोग के कारण भी दाने आ जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका वो स्केल है या कोई कैंकर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पिन लें, एक पतला सुई जैसा या मैं कोई सेफ्टी पिन जैसा एक कोई चोंच वाला एक टुकड़ा लें, और उसको जो आपके हेड्स हैं उनको प्रिक करें। देखिए चूंकि कीड़े जो हैं सैंजो स्केल, जो कभी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, वो जीवित चीज है, तो जब आप उसको प्रिक करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, पानी। तो जितने भी पेड़ स्केल से ग्रसित होते हैं आप उनको अगर प्रिक करते हैं, उनको छिद्र करते हैं, उसको दबाते हैं, तो उसमें से आपको पानी निकलेगा। अगर कैंकर होगा या नेल हेड कैंकर या कोई और समस्या होगी तो उसमें से पानी निकलना नहीं चाहिए। किसान साथियों इस तरह के लक्षण आप जानते हैं सेबों पे भी आते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है आपको वो ये देखना है। आप देखेंगे कि जो सैंजो स्केल है उसका एडल्ट यानी उसका जो मैं कहूंगा कि मेल है, जो नर है, वही जा सकता है, उड़ सकता है, चल सकता है, उसी में टांगे होती है। इस तरफ देखिएगा कि जो फीमेल है फीमेल ये उड़ नहीं सकती है, ये स्टेशनरी होती है। तो आप ये जान लें कि स्केल बहुत तेजी से फैल नहीं सकती जब तक आप इसे कलम के माध्यम से या किसी पौधे के माध्यम से अपने बगीचे में नहीं लाते हैं किसान साथियों। तो आप देखेंगे कि जो एडल्ट फीमेल होती है वो एक पीले रंग की एक बॉडी होती है, और वो आप देखें इसका तो एक मतलब मैं कहूंगा स्टेशनरी या एक फिक्स फेज होता है। और ये जब एग लेइंग करती है तो उसके बाद इसके टाइनी क्रॉलर्स बनते हैं, छोटे 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 क्रॉलर्स। आप समझिए कि अंडे से निकलते हुए छोटे से बच्चे जो क्रॉल करते हैं, मतलब टांगे नहीं होती हैं, और ये क्रॉल करके बिल्कुल जहां पर ये फीमेल में मादा होती है उसके बिल्कुल नजदीक में ही अपनी दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जहां पर स्केल एक बार आ जाती है तो वहां पर स्किन बहुत खुरदरी और परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो लगभग लगभग आप देखेंगे कि 6 सप्ताह के बाद ये क्रॉलर ये ब्लैक कैप्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर फिर एग लेइंग होती है, और लगभग लगभग फिर 1 महीने के अंदर अंदर इन ब्लैक कैप्स में से नर या मादा जो है वो निकल जाते हैं किसान साथियों। तो अब आप स्केल को समझ गए होंगे। तो इनको इतने छोटे कीट होते हैं, एक जगह होते हैं, तो अगर आप इनको सही तरीके से ऑयल की स्प्रे करते हैं तो आप इनको मार सकते हैं। दूसरा जो कीट है वो आप जानते हैं रेड या टू स्पॉटेड या फिर येलो स्पाइडर माइट, जिसको आप यूरोपियन स्पाइडर माइट भी बोलते हैं। ये भी माइट्स पाए जाते हैं। माइट्स भी आपको एक तरह की मकड़ी है, और मकड़ी के भी जैसे मैंने कहा कि कई इंस्टार्स होते हैं, निम्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्पाइडर माइट है जब ये एडल्ट यानी जो वयस्क है वो एग लेइंग करते हैं तो लगभग उसके बाद जो लार्वे निकलते हैं, या हम जिनको निम्स बोलते हैं छोटे बच्चे, वो 8 लेग्ड होते हैं। और इस तरह से ये आप देख रहे हैं स्पाइडर माइट का लाइफ साइकिल किस तरह से ये आपके बगीचों में पनपते हैं। किसान साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात माइट्स के लिए ये है कि चूंकि इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है तो इनको, और ये बहुत सूक्ष्म हैं, जो दरारें होती है पेड़ों में उसमें एग लेइंग करते हैं, तो इनको स्प्रे के माध्यम से केमिकल के माध्यम से रोकना
काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एग्स होते हैं जब आप पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो जो इनके एग्स होते हैं वो दरारों में होते हैं, और दरारों तक जो जहर है या पेस्टिसाइड हो इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, चारों चार टहनियां होती हैं। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सही समय पर, जो मैंने आपको कहा, आप ट्री स्प्रेयर्स की स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कीट है हमें जो तंग करता है वो है वुलिया पेलाफिड। आप वुलिया पेलाफिड से काफी अच्छी तरह से परिचित हैं। वुलिया पेलाफिड भी पौधे को काफी डैमेज करता है, और जो वुलिया पेलाफिड है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको जानें। ये सर्दियों में नीचे रहता है, और किसान साथी इसके जो वुलिया पेलाफिड का जो स्वरूप है वो दो तरह का है। इसमें एक एसेक्सुअल होता है जी, जिसमें केवल मादा मादा ही होती है, और एक स्वरूप इसका होता है, यानी जो इसकी बढ़ने की प्रक्रिया है वो सेक्सुअल होता है। किसान साथियों, आप देखेंगे यहाँ पर तो माफ करिए, सर्दियों में, विंटर्स में ये जड़ों में नीचे ओवर विंटर करता है, यानी रहता है। गर्मियों में जैसे ही तापमान बढ़ता है, क्रॉलर्स ऊपर को आने, मतलब पत्तियों की तरफ, टहनियों की तरफ ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, स्प्रिंग्स जिसमें, और फिर उसके बाद ये मैं कहूंगा नई टहनियों और जो नए पत्ते होते हैं उनको अपना पोषण, उनका पोषण करते हैं। और उसके बाद फिर हम आ, देखते हैं कि एक वीवी पैरिस, उसको फीमेल बोला जाता है, जो मतलब बिना नर के ही एग लेइंग करती है, और उसके बाद ये साइकिल चला रहता है। तो ये एक सेक्सुअल साइकिल होता है, और एक जिसमें नर और मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका मैं कहूंगा कि सर्दी का मौसम आना शुरू होता है, पतझड़ आना शुरू हो जाता है, तो उस दौरान ये जो कीट होते हैं, पंख होते हैं इनमें, वुलिया पेलाफिड में, और ये वुलिया पेलाफिड उस दौरान कई जगह पेड़ों पर बैठ जाते हैं। सर्दियों में ये उसमें पेड़ों के ऊपर एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं, और ये अंडे आगे गर्मियों में यानी स्प्रिंग में ये हैच करते हैं, और फिर उन जो मैं एग से फिर आपका एक पूरा साइकिल शुरू होता है। तो किसान साथियों, जो तीनों कीट थे इनके बारे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब कुछ बीमारियां हैं जो अभी हमारे लिए कंसर्न है, कुछ पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से, चूंकि मौसम में बदलाव आया है, और जो मैं कहूँगा वर्षा का जो मैं कहूँगा चक्कर है वो थोड़ा डिले हो गया है। तो जो बारिशें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होती थी, अब वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जब फुटार आ जाती है, ग्रीन टिप और आगे की स्टेजेस आती हैं, इवन फ्लावरिंग भी आती है, उस दौरान ये आगे आ जाती है। तो उस दौरान पर्याप्त नमी होने के कारण पौधों में कई तरह के फफूंद के रोग आने शुरू हो गए, खासतौर पर सेब में, और उनमें स्कैब एक बार दोबारा से पनपनी शुरू हो गई है। तो स्कैब एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है। इस पे भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हम बात करेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्कैब है ये आपको एक तरीके से मैनेज करनी होती है। जो स्कैब है, यदि इस साल आपके बगीचे में आई है तो आपको प्री मैच्योरली, यानी नवंबर के माह में पत्ते प्राकृतिक तौर पर झड़े या ना झड़े, लेकिन आपको यूरिया करके उनको झाड़ना होता है, क्योंकि स्कैब में यदि आपके पेड़ों पे पत्ते लटके हुए हैं और सर्दियों में उसमें से कुछ भी पत्ते, 2, 4, 10 पत्ते भी रह गए, तो वो अगले साल के लिए, गर्मियों के लिए इन्फेक्शन लेके रखते हैं, और वो इन्फेक्शन आपके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है यदि आगे का मौसम नमी युक्त हो या बारिशें हो। तो स्कैब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सर्दियों में पत्तों को यूरिया की मदद से झाड़ें। ऑर्चर्ड फ्लोर जो है आपका, जो नीचे मैं कहूंगा जो ऑर्चर्ड का फ्लोर है, उसको आप वहां पत्ते इकट्ठा करें, और यदि संभव हो तो जलाएं, या फिर उस पर भी यूरिया की स्प्रे करें ताकि वो आसानी से विघटित हो, सड़ जाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है फोरकास्ट, अगर ऐसा लगता है कि बारिशों का अनुमान या आपके लिए पूर्वानुमान दिया गया है, तो आपको फिर एक प्रॉपर एप्पल स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस बीमारी को मैनेज करने में कई बार कामयाब नहीं हो पाते। किसान साथियों, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी मार्सोनिना है। मार्सोनिना मैं कहूंगा कि बहुत सारे इलाकों में एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है ये एक ऐसा रोग है जिसको अक्सर हर साल ये देखा जाता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बीमारी है ही है, रहती रहती है। वहां पर नमी युक्त है, थोड़ा मैं कहूंगा शीला पोर्शन है, जहां पर थोड़ा सा धूप की कमी रहती है, नालों के नजदीक है, जहां पर पौधों की जो घनत्व है वो ज्यादा हो, या बड़े पेड़ हो और एक दूसरे में उनके बीच की जो दूरी है वो छूने शुरू हो गए हो, कम हो गई हो, तो वहां पर ये बीमारी पनपती है। और मैं ये कहूंगा जहां पर धूप, या फिर मैं कहूंगा डीप जो इनर वैलीज है, वहां पर ये बीमारी रहती है। तो किसान साथियों,
इसको भी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि मार्सोनिना से क्या होता है कि समय से पहले पत्ते झड़ जाते हैं और हमारा पौधा अगले साल के लिए जो पर्याप्त पोषण है, जो रिजर्व्स है, वो मेंटेन नहीं कर पाता है, और वो पुअर, मतलब पेड़ भी कमजोर हो जाता है और जो फल है वो भी काफी पुअर क्वालिटी के आते हैं। तो मार्सोनिना के लिए भी आपको अपने बगीचे में खाली स्प्रे से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको वहां पर जहां पर पेड़ आपके, जिन उनका जो घनत्व है, उसको आपको प्रूनिंग के माध्यम से 1-2 सालों में हवा और मैं कहूंगा रोशनी का प्रवाह बढ़ाना है, वेजिटेटिवनेस कम करनी है, ग्रोथ को कम करना है, ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट करनी है, नमी को मैनेज करना है, और ऐसी खादों का इस्तेमाल करना है जिससे सकुलेंसी ना आए, यानी उसमें हरापन और उसमें ग्रोथ कम हो। तो ऐसा प्रयास करें, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। एक रोग पाउडरी मिल्ड्यू भी है किसान साथियों। आज बहुत सारे लोगों ने मैं कहूँगा कि जो हमारे जो डिलीशियस कल्टीवार्स थे, वैरायटीज थी, उनसे हटके अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज, खासतौर पर कालाज की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गए, टॉप वर्किंग करनी शुरू कर दिए। तो पाउडरी मिल्ड्यू एक काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी हम लोगों को स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। किसान साथियों, ध्यान रखें कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है, ये हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है, और पाउडरी मिल्ड्यू खाली मैं कहूंगा पत्तों पे नहीं बल्कि फलों पे भी काफी बुरा प्रभाव डालता है। और आप देखेंगे कि खुरदरे खुरदरी उसमें सफेद लाइनें और भद्दा रंग आता है अगर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आपको अपने बगीचे में समय रहते कुछ ऐसे प्रयास करने होते हैं कि ये पाउडरी मिल्ड्यू आगे ना फैले। तो जैसे ही आपकी सिल्वर टिप आती है, तो उसके दौरान हम पाउडर मिल्ड्यू के लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास तरह के कृषि रसायन हैं जिनकी सिफारिशें हैं, उनकी एक सही मात्रा है। यदि आप इसकी स्प्रे करते हैं तो पाउडर मिल्ड्यू को भी काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल नए बगीचों में देखी जा रही है, वो कोर रॉट की है किसान साथियों। तो आपने देखा होगा कि जब हम हार्वेस्ट के बाद अपने सेब को बीज से काटते हैं, तो आप देखते हैं कि अंदर से काफी बड़ा जो पोर्शन है वो सड़ा होता है सेब का। तो ये ऑल्टरनेरिया है, जो ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लॉच भी करता है, ये एक फंगस है। और ये अगर फ्लावरिंग के दौरान या फुल ब्लूम, या जब आपकी फ्रूट सेटिंग हो रही हो, उस दौरान अगर गीला मौसम हो, नमी वाला मौसम हो, तो उस समय ये बीमारी फूल से ही फल के अंदर जाती है, और ये फिर धीरे 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 जैसे जैसे पौधा पनप रहा होता है, ये बढ़ती जाती है। एक बार अगर ये बीमारी आ जाती है तो फिर इसको रोकना, मतलब स्प्रे के माध्यम से, मुश्किल हो जाता है। तो कोर रॉट को आप ग्रीन टिप या पिंक बड के समय प्रॉपर मैनेज करें। यदि आपको कहीं ये प्रॉब्लम है तो इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं किसान साथियों। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो जिस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा कि सामान्यतः हम जब भी हमें मौका मिलता है तो हम किसी न किसी तरह की जो एग्रोकेमिकल्स हैं या जो कृषि रसायन हैं, फंजीसाइड्स हैं, उनको लेके आते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये फफूंद है वो किस तरह से पौधों को संक्रमित करती है। आप देखेंगे कि फफूंद भी एक पौधा है, और ये जो पौधा है इसके बीज होते हैं किसान साथियों। तो ये देख रहे होंगे, ये पत्ती है, टीएस बोलते हैं। आप ये सोच लीजिए कि पत्ती को मैंने ऊपर से नीचे को काटा है। ऊपर से नीचे मीन्स जो पतला भाग है, बीच वाला भाग है, उसका ये पोर्शन आपको दिखाया गया है। तो आप देखेंगे जो ये फफूंद है उसके बीज होते हैं, जिसके ऊपर स्पोर लिखा है, यहाँ देखें। और जो ये स्पोर है, जैसे ही ये पत्तों पे गिरते हैं, आपको पता है कि फफूंद, जैसे ही सर्दियां आती है तो फफूंद भी अपने बीजों को बनाकर हवा में फेंकता है। आपने देखा होगा कई पौधों के भी बीज आप देखते हैं जिसको कुमर भी बोलते हैं। तो जिस तरह से वो फेंकता है बीज, उसी तरह से फफूंद भी अपने बीज हवा में फेंकता है, और ये बीज आकर तनों पे, पत्तों पे, टहनियों पे, हर जगह बैठते हैं। अब ये जो बीज होते हैं किसान साथियों, ये पत्तों के ऊपर बैठे होते हैं, जैसे नए पत्ते इमर्ज हुए, निकले, उसके ऊपर बैठे होते हैं। तो ये किस चीज का इंतजार करते हैं? ये नमी का इंतजार करते हैं। नमी तापमान के कारण, ठंडे तापमान के कारण यदि ओस पड़ती है, उसके कारण भी पत्ते के ऊपर लीफ वेटनेस बोलते हैं हम, नमी आ सकती है। और ये आप यदि कोई स्प्रे करते हैं, कोई पोषण करते हैं, कोई ऐसी स्प्रे करते हैं जो फंगस के ऊपर या फफूंद के ऊपर या उनके बीजों पे प्रभावशाली तो ना हो, लेकिन एक तरह का पानी का काम करती है, तो वहां पर भी ये जो बीज है उनके जर्मिनेट करने का, यानी इनके मैं कहूंगा कि बीजों का जमने के लिए एक पर्याप्त अच्छा मौसम मिल जाता है। और यदि आपका
हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है या मौसम ऐसा होता है बारिश वाला, तो ये जमता है। किसान साथियों देखिए, ये जो बीज है फंगस का, स्पोर, देखिए जर्म ट्यूब, इसने एक लंबी सी ये ट्यूब बनाई। ट्यूब बनाने के बाद इसने एक ऐसा, इसको हम एप्रिसोरियम बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक ऐसा हिस्सा बनाया जो पौधे के अंदर इन्फेक्शन डालता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर से किस तरह से ये नीचे इन्फेक्शन आपका आ गया। जब एक बार फंगस अंदर चला गया किसान साथियों, तो आपको ये जानना है कि अब ये अंतर प्रवाही हो गया है। अंतर प्रवाही का मतलब है ये अब पौधे के अंदर चला गया। देखिए किसान साथियों, हम कई जगह क्या गलती करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम अ, मान लीजिए आज मैं बाजार गया और मैंने बाजार से कोई सिस्टेमिक इंसेक्ट, फंजीसाइड, सिस्टेमिक का मतलब हुआ जो दवा अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर आएगी। मैं उदाहरण देता हूं, बेविस्टिन जैसे सिस्टेमिक है, या मैं कहूंगा डाइफेनोकोनाजोल, या जिसको आप स्कोर के नाम से जानते हैं, वो भी सिस्टेमिक है। मैं आपको कहूंगा कि प्रोपिनेब, एंट्राकॉल जिसे आप कहते हैं, वो कॉन्टेक्ट है, स्पर्शजन्य। किसान साथियों, जो कॉन्टेक्ट होगी वो सिर्फ ऊपर ही, पत्ते के ऊपर ही रहेगी, या फिर इस बीमारी के बीज के ऊपर चिपकेगी। जो कॉन्टेक्ट दवा है, कॉन्टेक्ट दवा एक तो प्रोटेक्टेंट का काम करती है, यानी वो एक लेप का काम करेगी, एक गेट का काम करेगी जो फंगस को अंदर नहीं आने देगी, और अगर ऊपर कोई फफूंद है तो उस फफूंद को वो मारने का काम भी करेगी। एक बार आपका ये फंगस, उसका बीज जर्मिनेट होकर ये अगर पौधे के अंदर चला गया, तो स्पर्शजन्य यानी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना था, आपको एक सिस्टेमिक यानी ऐसे केमिकल का या फंजीसाइड का प्रयोग करना था जो पौधे के अंदर जाए। अक्सर होता क्या है कि किसान बिना सोचे समझे बीमारी की परिस्थिति को बिना जाने अपनी मर्जी से या किसी के प्रभाव में आकर वो कोई खास तरह का केमिकल लेके आता है, और कई बार उससे फायदा होने की बजाय हमें नुकसान होता है। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए अभी बिल्कुल सूखा मौसम है, बिल्कुल सूखा मौसम है, नमी नहीं है, और जो फंगस के बीज है वो अभी पत्तों के ऊपर है। आपने आज एक सिस्टेमिक फंजीसाइड का प्रयोग कर दिया। वो सिस्टेमिक फंजीसाइड स्प्रे करने के, देखिए वो इसको नहीं मारेगा क्योंकि कांटेक्ट नहीं है। जब तक ये बीज से इसका फंगस नहीं बनता है, माइसिलियम नहीं बनता है, तब तक वो पौधे को नहीं मारेगा, तो इसको अपने फंगस को नहीं मारेगा। तो वो सिस्टम के अंदर आ गया। अब ये जो आपका फंजीसाइड सिस्टम के अंदर आया, ये आज 2 दिन 4 दिन काफी अच्छी मात्रा में पौधे के अंदर रहेगा और प्रभावशाली तरीके से अंदर यदि कोई फंगस होगा तो उसको मारेगा। लेकिन फंगस तो अंदर आया ही नहीं है क्योंकि सूखा मौसम है, ये जर्मिनेट नहीं कर पाया यानी जम नहीं पाया। तो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने स्प्रे की, आज मेरे पौधे में 100 में से 100 अंश है, अगले दिन वो 100 में से 90, उसके अगले दिन 100 में से 80, 100 में से 70, इस तरह से हर रोज वो अंश दवा के या फंजीसाइड के घटते जाएंगे। आप जानते हैं किसान साथियों की एक, जिसे हम कहते हैं कि लिथल डोज होती है, उसके नीचे फिर वो प्रभावशाली नहीं होती। तो मान लीजिए कि जो लिथल डोज है वो 70 से 100 थी, तो छठे दिन हो सकता है कि वो डोज गिर के 70 के नीचे आ गई। अब वो प्रभावशाली तरीके से बीमारी को नहीं रोकेगी, और उसी दौरान कहीं गीला हो गया मौसम, बारिश आ गई और इस फंगस ने ये जर्मिनेट हो गया और पौधे के अंदर चला गया, तो आपकी जो स्प्रे थी, जो आपने स्प्रे का चुनाव किया था, वो फायदेमंद होने की बजाय वो आपके लिए नुकसानदायक हुई। एक तो खर्चा आपका बढ़ा, नंबर 2 जो आपने स्प्रे की थी उस स्प्रे ने अब फंगस को मारा नहीं बल्कि वो उसको अब स्ट्रांग कर रहा है। तो मेरा जो आपको ये जो फफूंद के बीजों से संक्रमण का जो ये मैकेनिज्म था या जो ये सिस्टम था, इसके बताने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि जब भी आप किसी भी एग्रोकेमिकल का चुनाव करें तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से, बीमारी की परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और पिछले साल जो बीमारी का लोड था उसके हिसाब से हम इस पे बात करते हैं, उसमें चुनाव करते हैं। इसके भी अगर इस विषय में भी आपकी कोई प्रश्न हो तो उस पर बात करें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो ये मैंने आपसे बातें की उससे आपको एक अच्छा रुझान आया होगा, और आने वाले समय में भी हम जो ये एप्पल A to Z है इस विषय पर हम बातें करेंगे किसान साथियों।
मेरा उद्देश्य है, मेरी पूरी टीम का उद्देश्य है कि हम लोग किसानों को जो एग्रीकल्चर है, जो उसके पीछे साइंस है, हॉर्टिकल्चर के पीछे, खासतौर पर एप्पल ग्रोइंग के पीछे, उस विषय में हम आपको जागरूक करते रहें, आपको भ्रांतियों से बचाएं, आपको वैज्ञानिक तौर से सशक्त बनाएं, और समय समय पर आपको जब भी किसी भी तरह की वैज्ञानिक, मैं जिसे कहूंगा सटीक वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता हो, उस बारे में आपसे चर्चा करते हैं। बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो सल्फर का रोल है ना, एक्चुअल में आप बता रहे हो सल्फर और पीएसओ या स्प्रे ऑयल जो आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। हाँ, मैंने कहा जी कैप्टान या सल्फर फंजीसाइड्स। यस सर, यस सर। अगर आपको याद हो, इन केस सर सल्फर को अगर सिल्वर टिप पे स्प्रे करना हो फॉर द कंट्रोल ऑफ जो भी वली एपिड है या फिर जो भी डिजीज है, क्या हम कर सकते हैं उसमें अगर सिल्वर टिप पे करना हो? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा जी कि देखिए, जब भी आप कोई भी केमिकल, जैसे आपने कहा कि आजकल एक लोगों के बीच में बहुत कॉमन ट्रेंड है लाइम सल्फर। यस मैं भी काफी सारे लोगों से क्वेरीज सुनता रहता हूँ, तो लाइम सल्फर कहते हैं कि जी लाइम सल्फर डालें, लाइम सल्फर डालें। और जो सल्फर है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो सल्फर है ये कुछ हद तक माइट्स के ऊपर काफी प्रभावशाली होते हैं, और लाइम सल्फर यानी कैल्शियम और सल्फर होता है जिसमें, इसलिए लाइम सल्फर कहते हैं। तो ये लाइम सल्फर कैंकर्स के ऊपर भी काफी हद तक प्रभावशाली होते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लाइम सल्फर है ये 1870-80 का टेक्नोलॉजी है, मतलब आज से लगभग 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। राइट सर। उस समय बहुत कम विकल्प होते थे किसानों के पास, मैं कहूंगा कि बीमारियों और कीटों को रोकने के। तो उस टाइम की ये जो टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि आज शायद इतनी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप विज्ञान को समझते हैं, टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप नए मॉलिक्यूल जो है, जो नई टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर भी जो आपका प्रश्न था कि क्या आपने, जैसे सपोज करिए लाइम सल्फर या कोई भी सल्फर बेस, जैसे आपने सल्फेक्सी कर दिया, या कोई आपने और कैराथेन टाइप कोई इस तरह के केमिकल्स अगर आपने इस्तेमाल किए, तो उसके बाद पीएसओ को करने से क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं जी कि जो ये ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशंस होती हैं, खासतौर पर स्प्रे ऑयल जो होते हैं, वो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं इन चीजों के साथ। वो रिएक्ट करके पौधों के लिए एसिड्स बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा सल्फर का स्प्रे करने से, और सल्फ्यूरिक एसिड आपके पौधों को, पत्तियों को और फलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, प्लीज बोले। सर मेरा क्वेश्चन है, जो ये पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस क्या होते हैं? जो स्टिमुलस होते हैं पौधे के, मैं कहूंगा फिजियोलॉजी को, या पौधे को ऐसा कोई आपने स्टिमुलस देना कि उसके अंदर कोई ना कोई गतिविधि हो। जैसे पौधे में फुटार आना, जैसे मैं कहूं कि पानी जो है वो एक स्टिमुलेंट है। पानी जैसे ही पौधे को मिलता है, पौधे में फुटार आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अगर आप मान लीजिए बहुत सूखा एरिया है, और अगर आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देते तो उसमें फुटार आ जाता है, तो जिब्रेलिक एसिड भी एक स्टिमुलेंट है। लेकिन पानी ग्रोथ हार्मोन नहीं है। अगर आप पानी स्प्रे करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? वो पौधे के अंदर, मैं कहूंगा, जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो पानी जो है, पानी पौधे को फुटार दे सकता है, पानी पौधे को पोषण दे सकता है, पर पानी फल का साइज नॉर्मल से ज्यादा नहीं कर सकता है। तो जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, वो पौधे के जेनेटिक लेवल पर, यानी पौधे के सिस्टम को जेनेटिक लेवल पर, जीन के लेवल पर, गुणसूत्र के लेवल पर प्रभावित करके उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस ला सकते हैं। और जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, वो भी स्टिमुलेंट है, लेकिन वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन नहीं है। तो हार्मोन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे के अंदर बनते हैं, और पौधे के अंदर कुछ, जो मैं कहूंगा, बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, उनको प्रभावित करते हैं। तो आप कृपया पीजीआर को प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट्स के साथ ना कंफ्यूज करें। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी, जिनको टॉनिक कहते हैं हम लोग, वो उनको स्टिमुलेंट्स कह सकते हैं आप, लेकिन जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो भी स्टिमुलेंट्स है,
उनमें आप फर्क मुझे लगता है कि आपको महसूस हो गया होगा। राइट सर, राइट सर। सर और ये सी वेव्ड एक्सट्रैक्ट का क्या रोल है पौधे की मतलब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में? जी 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 जी। अब आपने जैसे कहा जी सी वीड एक्सट्रैक्ट, सी वीड यानी समुद्री घास। आप समुद्र के अंदर आपको पता है जितना भी पोषण होता है, जितना भी पहाड़ों से, मैं कहूंगा चाहे हम लोग मनुष्य प्राकृतिक तौर पर, अप्राकृतिक तौर पर, यानी जो हम खादें डालते हैं घुल के नदी नालों से समुद्रों में चली जाती है, और बहुत सारे मैं कहूंगा जो लवण है बर्फ के कारण, नदियों के कारण, वो बह के नदियों के माध्यम से वो समुद्र में जाते हैं। और समुद्र का जो जल है वो एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि न्यूट्रिएंट मीडियम है, और उसमें बहुत तरह की घासें, बहुत बड़े बड़े घास उसमें पाए जाते हैं, समुद्री शैवाल जिनको कहते हैं सीवीड्स। और ये सीवीड्स एक ऑर्गेनिक मैटर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो बहुत सारे देशों में इन समुद्री शैवालों को या काई को बोले या इनको घास को इकट्ठा करके उनको गलाकर फर्मेंट करके उनसे कुछ पदार्थ निकाले जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन या मैं ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड जैसे पदार्थ होते हैं। तो ये जो पोषण है ऑर्गेनिक कार्बन और कुछ पोषक तत्व माफ करें सॉरी, तो ये आपके लिए काफी हद तक मैं कहूंगा कि मिट्टी को उपजाऊ करने में, मित्र जीवाणु गतिविधि बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर इनके ऊपर से स्प्रे करें तो इसके अंदर पानी में घुलनशील जो तत्व जैसे कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत ज्यादा अंश तो नहीं होता है, पर कुछ 2-3-4% जो मात्रा होती है वो पोषण आप दे सकते हैं। तो ये जैविक होते हैं क्योंकि इसका जो ओरिजिन है यानी जो इसका स्रोत है वो प्राकृतिक है। तो ये एक तरह से आपकी मिट्टी को मैं कहूंगा कि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने में उसके कंडीशनर का काम करते हैं। तो ये भी एक कृषि में होने वाले प्रयोग होने वाले पदार्थों में काफी पॉपुलर होते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो जी हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा कैल्शियम के रोल के बारे में जानना चाहूंगा। कैल्शियम का रोल प्लांट्स के अंदर? स्प्रे, हाँ स्प्रे के माध्यम से कैसे इसे कब कब देना चाहिए करके। जी जी। देखिए सर, जैसे अगर आपको मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता हो तो 16 पोषक तत्व पौधे को एसेंशियल माने जाते हैं, ठीक है जी, जिसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये तत्व होते हैं, ठीक है जी। तो हर एक पोषक तत्व का अपना रोल है, नाइट्रोजन का अपना है, फास्फोरस का अपना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबका अपना अपना रोल है। आपने स्पेसिफिकली कैल्शियम का रोल कहा, तो देखिए कैल्शियम जो है वो पौधे के अंदर पैक्टिन्स होते हैं। पैक्टिन्स मीन्स जो सेल वॉल होती है, यानी जो मैं कहूंगा कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का एक बहुत मतलब मुख्य हिस्सा पैक्टिन्स होते हैं, और उसको हम कैल्शियम पैक्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कैल्शियम पैक्टेट कम होगा तो आपका पौधे में वृद्धि नहीं होगी, पौधा स्ट्रांग नहीं होगा, पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, उसकी आयु नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी। वैसे ही सेब, अगर सेब के अंदर भी सेल वॉल कोशिकाएं होती है तो आपके सेब की गुणवत्ता नहीं होगी, साइज नहीं होगा, ठोसपन नहीं होगा, क्रिस्पीनेस नहीं होगी। तो कैल्शियम का बड़ा इनफाइनाइट रोल है। तो आपने जैसे कहा कि कब स्प्रे करें, तो देखिए जी ऐसा तो नहीं है कि आप देखिए होता ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पौधे के अंदर किसी किसी स्टेज पे किसी तत्व की अधिक जरूरत होती है, किसी तत्व की कम। जैसे मैं अगर कहूँ आपको, जैसे पौधा जब उसमें पत्ते आते हैं तो उसको उस टाइम मैं कहूंगा कि प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और प्रोटीन्स में जो मुख्य अवयव होता है वो अमीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो अमीन्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, अमाइड्स जो होते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा पौधे को शुरू में मिलती है जितनी उसको चाहिए, तो पौधे में अच्छी वृद्धि होती है। जैसे जैसे पौधे के पत्ते थोड़े हल्के पुराने शुरू होने, मतलब मैं कहूंगा ग्रोथ आनी शुरू हो जाती, तो उसके बाद उसमें जो मैं कहूंगा कि पैक्टिन्स जो हैं, यानी जो उसकी सेल वॉल है उसकी थिकनिंग होती है। पहले ये नरम होते हैं सेल्स, फिर उसकी थिकनिंग होती है। तो उसके मतलब नाइट्रोजन के कुछ समय बाद ग्रोथ फेज में ही कैल्शियम की काफी आवश्यकता होती है। तो जो कैल्शियम है उसके दो समय पर काफी ज्यादा जरूरत होती है, एक अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में और एक जब फ्रूट आपका डेवलप हो रहा उस टाइम। तो मैं अगर कहूँ आपको कि फ्रूट सेट के बाद से लेकर और लगभग 1 महीना वो क्रिटिकल टाइम होता है जब आपको कैल्शियम अप्लाई करना चाहिए। और फिर जब आपका फ्रूट मतलब मैं कहूंगा कि एनलार्ज, पहले सेल डिवीजन होती है फिर सेल एनलार्जमेंट होती है। तो सेल डिवीजन चलती है आपके अखरोट के दाने, और सेल अखरोट के दाने के बाद फिर सेल एनलार्जमेंट, फिर वो जो सेल है वो बड़े कोशिकाएं बड़ी होनी शुरू होती है, उस टाइम फिर कैल्शियम की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ जी कि कब, तो आप ये ध्यान रखें कि फ्रूट सेट के बाद मटर के दाने से और अखरोट के दाने के बीच में आप इसको 1 या 2 बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर जब आपका फल बढ़ रहा हो पित्तू से ऊपर, तो समय की अगर बात करें तो अप्रैल 15 के बाद और
मई 15 तक आप इसको एक बार इस्तेमाल करें, और फिर आप आगे जून 15 के बाद, और फिर जून 15, जुलाई, अगस्त, जब तक आपका फल तैयार नहीं हो तो उस दौरान आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। जी सर, इसमें थोड़ा सा आप कैल्शियम नाइट्रेट की भी स्प्रे हो सकती है, थोड़ा बताएंगे? कैल्शियम हेलो। नाइट्रेट की क्या क्या हो सकती है स्प्रे? हाँ जी, फॉलियर में इस बीच में ना जब सेल डिवीजन रहता है। हाँ, आप कैल्शियम नाइट्रेट की भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, तो इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। जी जी जी। हेलो। थैंक यू सर, वेरी थैंक जी, यू वेरी थैंक हेलो। यू। जी जी, हाँ, हेलो। हेलो, ये एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी, आप हेलो। लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। जी, बोले सर। सर, ये पीजीआर का जो रोल है सर, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं, ये जरूरी है या नहीं है, क्या है थोड़ा सर? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो पीजीआर है ना जी, पहले प्लीज समझ लें कि पीजीआर ऐसा नहीं है कि वो बाहर बाहर से ही आते हैं। पीजीआर तो पौधा खुद भी बनाता है। हाँ आपको सर। कभी आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे जो टहनी होती है, पौधे के अंदर टहनी होती है, आप जरा एक बार इस तरह देखें, मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। आप देखिए, जैसे आपने कहा कि पीजीआर, तो आपने देखा होगा जो पौधे की टिप होती है ऊपर, ठीक है जी, ये टिप, हाँ सर। ठीक है जी, और ये उसके नीचे आंखें होती है। आप देखेंगे जी कि ये कोई भी टहनी जो आपकी बढ़ रही होती है, हाँ जी सर। टहनी के ऊपर एक टिप होती है, आप जानते हैं, हाँ ठीक है ना हाँ जी। सर। टिप हाँ होती जी। है और टिप के नीचे आंखें होती है टहनी। जब तक ये, या इसको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं जी मेरिस्टेम। जब तक ये ऊपर है तब तक ये नीचे की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पाती है। हाँ जी। जैसे ही आप इसको काटते हैं ये टहनी खूब लंबी हो जाती है। ऐसी यस। क्या चीज है कि ये जब तक यहाँ है तब तक ये इसको रोक के रखता है, और जब ये हट जाता है तो ये टहनियां बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होते हैं जी यहाँ पर, ये एपिकल मेरिस्टेम्स, जिसको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं हम, जब तक ये यहाँ होते हैं तो ये कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं कि ये टहनियां बढ़ नहीं पाती, और जैसे ही ये यहाँ से हट जाते हैं वैसे वैसे ये टहनियां बढ़नी शुरू हो जाती। तो पौधे के अंदर, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स बोलते हैं इसको, हाँ जी। जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ये ना है ना जी। तो ये पौधे के अंदर ये होते हैं, ये तत्व पौधे, मैं कहूंगा ये हॉर्मोन्स पौधे खुद बनाते हैं। और जैसे इथाइलिन है, एक हार्मोन है जो पकाता है, पौधे के अंदर खुद ही इथाइलिन बनता है, सेब पकना शुरू हो जाता है और सेब खुद ही झड़ना शुरू हो जाता है। तो कृपया आप ये जानें कि जो पौधे के अंदर हॉर्मोन्स है उनका रोल है। अगर ठीक। आप उनको बाहर से डालते हैं तो आपको उनको राहत जरूर मिलेगी। मैं मतलब आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उसको डालते हैं तो आपको फायदे होंगे। जैसे मैंने आपको कहा, आज बहुत सारे लोग, उनके अंदर भ्रांति है कि हम अ, डालें या ना डालें। तो आप कृपया इनको आसानी से डालें, इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद इनका आप फायदा लें। हॉर्मोन्स बिल्कुल प्रभावशाली होते हैं, ये कार्य करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हार्मोन आपके फ्रूट सेट को एनहांस कर सकते हैं, रस्टिंग को कम कर सकते हैं, फ्रूट के साइज को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तभी बढ़ाएंगे अगर आपके पास पर्याप्त नमी, पर्याप्त पोषण सब है। अदरवाइज फ्रूट सेट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सिंह साहब। डॉक्टर साहब, आप जैसे सॉइल टेस्टिंग पे स्ट्रेस करते हैं, जी मेरा क्वेश्चन एक है, ये अपटेक हुआ जो प्लांट न्यूट्रिशन, तो हम कैसे देखेंगे कि मतलब लीव्स डेफिशिएंट है या नहीं है? जो मैंने सॉइल में डाला वो खनिज पदार्थ ऊपर गया या जी मेरे फ्रूट को मिला, तो उसके लिए आप लीफ टेस्टिंग बोलते हैं, तो जी उसकी टेस्टिंग की राइट स्टेज क्या रहती है? जी सर, बहुत जबरदस्त आपने प्रश्न किया है जी। तो मैं और तो नहीं आपका क्वेश्चन है जी, अगर इसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो मैं फिर नहीं आप। जी नहीं। जी जी सर। प्लीज। तो मैं आपको, आप एक बार देखें प्लीज। एक्चुअली जो न्यूट्रिशन अपटेक है सर, वो न्यूट्रिशन अपटेक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और जो न्यूट्रिशन अपटेक है उसको हम इस तरह से समझेंगे। आप मेरी ये स्क्रीन देख पा रहे हैं जी? यस आप सर, विजिबल देख है पा रहे सर। हैं? हाँ जी, हाँ जी, विजिबल। जी जी। आप देखें सर कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करना चाहूंगा जी। ये मान लीजिए ये कैल्शियम का
लेवल है सर। और मान लीजिए हम बोलते हैं कि जो पत्ता, अगर कैल्शियम का, अभी एक किसान ने पूछा भी था कि कैल्शियम का लेवल कितनी बार स्प्रे करनी चाहिए, तो अगर कैल्शियम का लेवल पत्ते में 1 से 2% है, यानी अगर 100 किलो पत्ते लेते हैं ड्राई वेट, तो 100 किलो में 1 किलो कैल्शियम का भार होना चाहिए किसान साथियों। तो अगर मान लीजिए मैं ये ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि ये 0 दिन है आज, मतलब फुल ब्लूम बोलते हैं इसको, फुल ब्लूम। आज मेरे बगीचे में फुल ब्लूम आया, 30 दिन के अंदर मेरे फ्रूट सेट आया, 60 दिन के अंदर मेरा मटर का दाना क्रॉस हो गया, 90 दिन के अंदर मेरा अखरोट का दाना, 120 दिन पे मेरा पित्तू, 150 पे मेरा फल बड़ा हो गया, और 150 और 180 के बीच में मैंने इसको तुड़ान किया। ठीक है जी, तो ये मेरी तुड़ान वाली स्थिति है जी। और यहाँ पर मेरा फूल की, पूरे बाग में मेरे फूल है। किसान साथियों, होता क्या है कि न्यूट्रिशन अपटेक क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम की मान लीजिए ये मान लेते हैं 0.5% लेवल, ये मान लेते हैं 1%, 1.01%, और ये मान लेते हैं 1.5%। ठीक है जी। तो आप जैसे, अब आपका सैप चलना शुरू हुआ तो होता क्या है जी कि धीरे 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 जो ये जैसे जैसे पौधे के अंदर सैप चलना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे ये इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटिव चला जाता है, बल्कि ये धीरे कुछ समय बाद ये इसको बोलते हैं प्लेट्यू हो जाता है। तो होता क्या है किसान साथियों कि जैसे जैसे आपके बगीचे में पानी की अगर व्यवस्था है तो पोषक पोषक तत्व मिट्टी से ऊपर आते हैं। बेशक आपकी मिट्टी में जितनी मर्जी खादें हो, वो पौधे को नहीं मिलेगी अगर आपके बगीचे में पानी की व्यवस्था नहीं है या नमी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पानी ही लाना है, अगर नमी है, चाहे वो बारिश के कारण है, बर्फ के कारण है, पर आपको नमी को संजो कर रखना पड़ता है। तो धीरे 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 ये कैल्शियम का लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा कैल्शियम का लेवल है वो कहाँ प्लेट्यू हुआ जी, वो 1% के नीचे नीचे हो गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस वैल्यू को हम डेफिशिएंट माने। अगर मान लीजिए कई बार अगर आपकी अच्छी पर्याप्त नमी है तो वो आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ते 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 और वो यहाँ पर प्लेट्यू हो गया। अब देखिए आप, ये कहाँ पर प्लेट्यू हो गया जी, ये लगभग 5%, 1.5%। तो ये इसका मतलब है आपकी वैल्यू जो है इसके बीच में है और ये पर्याप्त मात्रा है। और इसको देखिए सर, अगर आप देखेंगे तो प्लेट्यू कहाँ होना चाहिए, ये प्लेट्यू होना चाहिए 90 और 120 दिन के बीच में, यानी अखरोट के दाने के आसपास में आपके पौधे में मतलब कैल्शियम की इतनी मात्रा आनी चाहिए। जैसे अभी एक किसान ने थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि जी कब कैल्शियम की स्प्रे करें, तो साहब कैल्शियम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो इसके बाद कैल्शियम नहीं होगा तो आपका साइज फ्रूट का डेवलप नहीं होगा। अगर आपका कैल्शियम इस जगह पर उपलब्ध नहीं है, इस जो शुरू वाली स्टेज में, तो आपकी जो मैं ये कहूंगा क्या कहेंगे आप इसको, जो प्लेट्यू है वो हो सकता है कि यहीं से ये लो हो जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि शुरू में जब आपका पौधा ग्रो कर रहा होता है तो उस दौरान आपके बगीचे में पर्याप्त नमी हो, और उसके बाद अखरोट के दाने पे हम इसको चेक करें। लीफ एनालिसिस, पत्ता विश्लेषण का एक टेस्ट होता है जिस दौरान आप पत्ते लेकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि लेवल कितना है। यदि किसान साथियों आपका लेवल 1% से ऊपर है तो आपको कैल्शियम डाल के बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अब लिमिटिंग नहीं है, ये कम मात्रा में पत्ते में नहीं है, फिर बाहर से स्प्रे करके आपको बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका बाग बगीचा सूखा है, नीचे मतलब आपके पास बेशक कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त है लेकिन नमी नहीं है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका ध्यान रखें कि जो आप इस चीज का ध्यान रखें किसान साथियों कि जो कैल्शियम है वो नॉन मोबाइल होता है पौधे के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैल्शियम क्या होता है। जैसे आपका ये पौधा है तो आप जानते हैं किसान साथियों कि जो वृद्धि है वो वृद्धि टिप पे होती है, पौधा यहां से आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है जो पुराने पत्ते हैं, ये जो आज नए पत्ते थे ये पुराने हो जाएंगे, ये आगे बढ़ेगा, जो ये पत्ते निकले थे ये पुराने हो जाएंगे, ये फिर आगे बढ़ेगा, ये पुराने हो जाएंगे। अब आप देखेंगे जो कैल्शियम है जैसे जैसे ये पौधे के ऊपर आता है, तो जैसे ये कैल्शियम यहाँ पर इस पत्ती में आ गया
तो अगर नीचे से कैल्शियम, मान लीजिए किसी कारणवश कैल्शियम का आना बंद हो गया, सूखा है, नीचे पानी नहीं है, तो ये वाला कैल्शियम यहां से आगे नहीं जाएगा, टिप पे नहीं जाएगा, और यहाँ पर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कैल्शियम के लक्षण कहाँ आते हैं? कैल्शियम के लक्षण आते हैं चोटियों पे, टिप्स पे। यदि आपके पत्ते छोटे हैं, मुड़े हुए हैं, ग्रोथ पर्याप्त नहीं है, तो वो कैल्शियम की कमी है। और इसका एक सही टेस्ट है लीफ एनालिसिस, पत्ती विश्लेषण। तो मैं आपको मतलब आपका एक शॉर्टकट में उत्तर देना चाहूंगा जी। जो पत्ती विश्लेषण है वो अखरोट के दाने पर करने पर आप एक बहुत अच्छा आइडिया ले सकते हैं। यदि आप इस दौरान टेस्टिंग कर लेते हैं, तो आप यदि कहीं कमी होती है तो आप स्प्रे के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जी सिंह साहब, आर यू सेटिस्फाइड सर? हाँ जी। अगर पीनट पे करवा ले, मतलब कंचे जितना आकार। हाँ, कंचे जितने आकार पे भी किया जा सकता है सर, पर कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्लेट्यू है, ये जो प्लेट्यू है, बेसिकली हम ये चाहेंगे कि हो सकता है कि शुरुआत में आपका जो अपटेक हो सकता है स्लो हो, लेकिन वो बाद में इंक्रीज हो जाए। तो हम हमेशा ये जो लगभग मैं कहूँ पहले 90 से 100 दिन है, यानी 3 महीने, जो लीफ टेस्ट है वो 3 से 7 महीने के बीच में वैज्ञानिक तौर पर सही माना जाता है। फुल ब्लूम के जब जिस दिन आपकी फुल फ्लावरिंग आए, तो अगर आपकी मान लीजिए फ्लावरिंग 1 अप्रैल को आती है, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून के फर्स्ट वीक में आप, या सेकेंड वीक में, या फिर अखरोट के दाने पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। कई बगीचों में अच्छी पोषक शक्ति और अच्छी नमी होने के कारण ये स्टेज जो अखरोट का दाना है जल्दी भी आ सकती है, तो आप अखरोट के दाने पे जल्दी करा सकते हैं। ग्रुप बना है हमारा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो वहां पर एक लिंक डाल दिया जाएगा। तो यदि किसी की कोई भी समस्या है तो वहां पर आपने अपनी समस्या डालनी है, साथ में आप उसमें फोटो भी अपनी अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या आ रही, तो सारी जितनी भी समस्या है वो डॉक्टर साहब के पास से ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरे जितने भी हमारे भगवान साथी थे, तो उनका एक महत्व था कि कौन से महीने में हम या क्या स्प्रे करें, या क्या फर्टिलाइजर यूज करें, या कौन सी हम खाद डालें, यूरिया डालें ना डालें, और यदि यूरिया डाले तो कितनी डालें क्वांटिटी। तो ऐसी बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में, और बड़ी सारी भ्रांतियां भी है कई बार कि हमें तो जी यूरिया डालने को बोला है, पर बेसिक हमें पता नहीं है कि यूरिया डालनी क्यों है, नाइट्रोजन अगर हमें चाहिए यूरिया से तो कितनी डालनी है। तो ये एक आइडिया नहीं हो सकता किसी भी चीज का। तो आइडिया नहीं हो सकता मतलब जैसे एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, तो डॉक्टर जब उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है, उसकी टेस्टिंग करेगा, तभी उसको दवाइयां लिखेगा ना वो। तो ऐसे ही हमारे पौधे भी क्या है, हमारे मरीज हैं। यदि इन्हें कोई समस्या आती है तो आप उसके डॉक्टर है, और आप यदि कोई भी एक गलत फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी फसल पे, या आपकी फ्रूट क्वालिटी पे, या आपके पौधे पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालेगा। तो ऐसी समस्याएं बड़ी सारी आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप वैज्ञानिक सलाह या वैज्ञानिक तरीके से अपनी जितनी भी आपकी बागवानी है या खेती जो भी आप कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से करें। और दूसरा इसमें है कि जब हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है कि कौन से महीने में हम यूरिया डालें, ऑर्गेनिक कार्बन कितना डालें, हमारी मिट्टी में किस चीज की जरूरत है, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी था कि कैल्शियम डालना है नहीं डालना, स्प्रे में डालना है, कैसे डालना है। तो इसके लिए हमारा एक कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर स्केड्यूल लॉन्च किया है। जो हमारे पुराने बागवान साथी हमारे साथ काफी समय से जुड़े, तो उनके पास अपना एक डाटा रहता है कि पिछले साल उन्होंने कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया है, कौन सी दिक्कत आई थी। तो हम उनको एक स्केड्यूल बना के देते पूरे साल भर का। उस स्केड्यूल में क्या रहता है कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर मंथ का आपको स्केड्यूल रहेगा कि इस महीने आपने कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी। कि अगर कोई किसान साथी या बागवान साथी चाहता है कि उसका एक ऐसा ही स्केड्यूल बना के हम दे जिसमें उसे भ्रांतियों से भी बचे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आज हमारे पास इंफॉर्मेशन के 10 सोर्सेज है। अगर आप डॉक्टर साहब से भी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पर्सन यूट्यूब से भी सीख रहा है, और यूट्यूब पे भी एक पर्सन नहीं है, आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, और वो गलत नहीं देते, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नॉलेज देंगे जो उन्होंने फेस किया है, या जैसा उन्हें लगा कि हाँ भाई ये चीज मेरे बगीचे पे या मेरे पौधों पर काम किया। पर क्या होता है कि हम सेम ट्रीटमेंट हर पेशेंट को तो नहीं दे सकते ना।
अगर किसी को सर दर्द है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको कोल्ड होगा, हो सकता है उसको माइग्रेन हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो कंसल्टेंसी लेनी बड़ी जरूरी होती है। कंसल्टेंसी किससे ले? क्वालिफाइड पर्सन से। तो इसमें क्या है कि स्केड्यूल में आपको पूरे साल भर का बना के हम देंगे मंथ वाइज। मंथली उसमें आपका रहेगा कि आपको कौन से महीने में यूरिया डालना है, या आपने कैल्शियम डालना है तो कैल्शियम कितना डालना है, या आपकी कोई और डेफिशिएंसी आपकी मिट्टी में, या फिर कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में पूरे होते हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके वेरी हाई या हाई होते हैं, पर पौधा उसको कई बार अपटेक नहीं कर पाता। और अपटेक नहीं कर पाएगा तो आप जितनी मर्जी आपकी मिट्टी अच्छी हो, जितनी मर्जी आपकी क्वालिटी वाली मिट्टी हो, और पौधा उसको अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो आपकी ना कलर बनेगा। जैसे थोड़ी देर पहले एक किसान साथी पूछ रहे थे कि मेरा कलर नहीं बन पा रहा है फ्रूट का, तो बड़े सारे रीजन रहते हैं, तो कलर भी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो अपटेक ही नहीं कर पा रहे न्यूट्रिएंट्स को। तो अपटेक करने के रीजन क्या हो सकते हैं कि आपका एक तो आपके मित्र जीवाणु मिट्टी में होते हैं, वो हो सकता है उनकी उपलब्धता कम हो, और उनकी उपलब्धता कम हुई तो वो जो अपघटित करने का वो कार्य करते हैं मिट्टी में, तो वो नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये सब चीजें हेलो। जो है आपको तभी पता चलेगी जब आप एग्री हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहेंगे। और हेलो। साथ में क्या है कि आपको यहाँ पर फ्री में जानकारी हम देने का प्रयास करते रहेंगे जितना भी पॉसिबल हो सके। और यदि आपके कोई भी प्रश्न होते हैं या कोई भी सवाल होते हैं तो आप ग्रुप हमने बनाया है, आपको वहां पर एक लिंक डाल दिया जाएगा, और वहां पर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लिख के भेजिए, डॉक्टर साहब के पास वो एक प्रोसेस में जाएगा, उसका आपको रिप्लाई 2 से 5 दिन के अंदर में मिल जाएगा। और यदि आप कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर स्केड्यूल यदि आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 9816154101, या फिर जो ग्रुप में जितने भी एडमिन है आप किसी को भी कॉल या मैसेज कीजिए, कोई भी अगर इशू आता है। और आगे भी हम ऐसे वेबिनार लाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आई होप कि आप हमारे इस वेबिनार को अपनी प्रेजेंस से सफल बनाएंगे, और हमारे इस उद्देश्य को भी आप सफल बनाएंगे, जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों को भ्रांतियों से बचाना है, और वो जो अननेसेसरी या जिनकी जरूरत नहीं वो खर्चे कर रहे हैं, क्योंकि हम 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख के कई बार फर्टिलाइजर डालते हैं, खादे डालते हैं, तो हो सकता है उनकी जरूरत ही ना हो मिट्टी को, क्योंकि आपकी इसमें हो सकता है न्यूट्रिएंट्स पहले ही वेरी आई। तो अगर आपका मिट्टी जांच आप करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, या आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से आप कंसल्टेंसी ले रहे हो और आपका वो खर्चा आधे से भी कम हो रहा है, तो आप जरूर पूछिए। जी सर। हेलो। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। पूछना चाह रहा था कि लास्ट ईयर हमने आपकी लैब से टेस्ट करवाया था, जी तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट अगर हम आपके उसमें भेज दें तो हमारा ये जो आप बोल रहे थे अभी वो बन जाएगा ना, जो जी, फर्टिलाइजर का सेट। फर्टिलाइजर स्केड्यूल जी, एक्चुअली क्या होता है जी, बिल्कुल बन जाएगा सर, उसमें कोई इशू नहीं है। पर हर साल अगर आप मिट्टी जांच करवाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी सॉइल की इंप्रूवमेंट का पता लगेगा सर। एग्री क्लिनिक से जो लोग एडवाइस ले वो ही ठीक है, जो बाकी जो फेसबुक से ले रहे हैं वो ना ले, यही कहने का मतलब है। जी देखिए, एडवाइस का क्या होता है, मैंने अभी पहले भी जैसे बताया था कि जितने ज्यादा ऑप्शन आज हमारे पास है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, कहीं ना कहीं डेली शेयरिंग में कुछ ना कुछ आता है, तो जितना ज्यादा आप इन भ्रांतियों में पड़ेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि एक पर्सन बोल रहा हाँ, है, मैं मान भी के चलिए आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। फेसबुक पे ना जाके एक प्रॉपर चैनल में जाके, जैसे एग्री क्लिनिक है तो एग्री क्लिनिक की एडवाइस लें। मेरा भी सभी किसान बागवान भाइयों से यही अनुरोध है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे लेना भी चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन यदि है तो क्वालिफाइड पर्सन से ही आप कंसल्टेंसी लें। और सर गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, आवाज आ गुड रही है इवनिंग सर? सर। गुड इवनिंग जी 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 सर। जी मेरा जी, आ एक रही है। क्वेश्चन था। हाँ जी, मैंने पीछे ही 1-2 महीने हाँ जी। पहले सॉइल टेस्ट करवाया था आपकी लैब से। जो उसमें रिपोर्ट आई थी उसमें मेरा जो फास्फोरस और पोटाश है वो हाई शो कर रहा है। तो इस केस में क्या मैं इसमें ऐड करने की मेरे को आवश्यकता है या नहीं है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी जी। अक्षय जी, मैं ओके इसका डॉक्टर। क्वेश्चन का उत्तर देना चाहूंगा सर। देखिए, अगर आप हाँ ये जी जो सर, आपकी नमस्कार। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, अगर आप इसको देखिएगा, तो अगर आपकी टेस्ट वैल्यू वेरी हाई है, यानी उस पे जो कोड है वेरी हाई, तो आप वेरी हाई में हम किसी भी खाद को डालने की सिफारिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी टेस्ट वैल्यू हाई है तो आप एनपीके को जी डालते हैं, और बाकी और तत्व यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरोन, इनको नहीं डालते। हुर्मी साहब,
अगर आपके बाग में एनपीके का लेवल वेरी हाई है तो नहीं डालेंगे, हाई में 25% घटा के डालेंगे। मान लीजिए 1 बीघा में 100 किलो खाद डलनी थी, तो अब हाई हाँ में जी, हम 75 किलो डालेंगे, 25% घटा देंगे। यदि टेस्ट 25। वैल्यू मीडियम है तो 100 में हाँ से जी 100 किलो डालेंगे, यदि वेरी हाई है तो नहीं डालेंगे। समझ गए? जी 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 सर, ओके सर। जी मैं वही बात कर रहा था, परसों भी आपसे बात हुई थी, वही सर से डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे सल्फर की बात कर रहा था मैं, जी वैसे मेरे को आंसर मिल गया है उसका। एचएमओ में रिपीट करूं या ना करूं, उसी की बात कर रहा जी। देखिए सर, जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि जो था। हाँ जी स्प्रे ऑयल्स हैं, हॉर्टिकल्चर मिनरल हाँ ऑयल्स जी या ट्री ऑयल्स हैं, हाँ इनको जी करने का एक सही समय है। एक्चुअली हम लोगों को, विज्ञान को आज यहाँ तक आते आते बहुत सारी चीजों से एक्सपीरियंस होते होते आज पता चला है कि जो ट्री ऑयल्स हैं वो हाँ जी सबसे अधिक प्रभावशाली तब होते हैं जब हम अंडे को हैच करने के दौरान सफोकेट करते हैं। हाँ जी तो ये जो स्टेज होती है ये ग्रीन टिप से लेकर और टाइट क्लस्टर के बीच में रहती है, मौसम के अनुकूल। अगर मौसम थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए तो ये ग्रीन टिप हाँ पे जी भी एग हैचिंग हो सकती है, और अगर मौसम ठंडा हो तो टाइट क्लस्टर तक भी एग हैचिंग हो सकती है। तो विज्ञान को अपने अनुभवों से और पिछले कई सालों के, जैसे मैंने कहा 150 सालों के अनुभव से ये पता चला है कि जो एचएमओज या टीएसओज, इनकी जो स्प्रेज होती हैं ये उपयुक्त उसी समय होती हैं जब जो एग्स होते हैं वो हैचिंग के नजदीक हो। ये सबसे वल्नरेबल स्टेज होती है। तो अगर आपने सर बहुत पहले ये स्टेज स्प्रे किया है तो आपने उस टाइम, हो सकता हाँ है जी कि जैसे मैंने कहा आपको कि वो आपको प्रभावशाली तरीके से वो एग स्टेज ना रही हो जो बहुत बहुत वल्नरेबल रही हो। तो हो सकता है कि जो हमारा टारगेट था वो 10%, 20% या 50% ही अचीव हुआ हो। तो भविष्य में जब भी आप एचएमओ या टीएसओ की स्प्रे करें तो इस स्टेज पे करें। हाँ, दूसरा ये भी ध्यान रखें कि इसकी जो कोटिंग है वो यूनिफॉर्म हो, प्रॉपर हो। आप राइट हाँ जी मात्रा जो टीएसओस की है या एचओएमएस की है वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप ये सुनिश्चित करें कि जो दिन आप चुने उसका आपको फोरकास्ट पता हो, टेम्परेचर आप मद्देनजर रखें। मैंने देखा है कई लोग बहुत कोल्ड टेम्परेचर में भी किसी भी वक्त कर लेते हैं, बहुत विंडी वेदर में कर लेते हैं। तो एक फिल्म बननी चाहिए, एक कोट बनना चाहिए, वो आप जैसे जैसे आप इसको और तरीके से समझेंगे आप इसको बड़े प्रभावशाली तरीके से रोक पाएंगे। विश्वास करिए, दुनिया में कीटों को रोकने का इंसेक्टिसाइड इतना अच्छा विकल्प नहीं है जितना अच्छा विकल्प स्प्रे ऑयल्स है। सर, और जैसे सल्फर की बात आप कर रहे थे ना, तो मैंने मार्केट से लाया था, तो क्या मैं इसको इस पे सिल्वर स्टेज पे मार दूं? आप देखें ना जी, अगर हुर्मी साहब, हाँ यदि जी आपने ऑयल की स्प्रे की है तो कृपया ध्यान रखें कि 15 से 20 दिन का गैप जरूर हो। अब आप जो सर सल्फर मैं लाए हैं, जी तो क्यों हाँ जी मारेंगे आप स्प्रे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ आप इसीलिए स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि आप लाए हैं। और आप क्यों लाए हैं, अगर आपका सल्फर लाने का कोई विशेष, जैसे मैंने कहा कि जो लाइम सल्फर्स हैं, कौन सा सल्फर लेके आए हैं वैसे आप बताएंगे मुझे? सल्फेक्स करके सल्फेक्स, लिखा हुआ सल्फेक्स वो है सल्फर डब्ल्यू 80% WP वेटेबल पाउडर है। राइट ठीक है राइट जी। तो वो एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। इसको, इससे पाउडरी मिल्ड्यू पे और बहुत सारे फफूंद पे, इवन कैंकर पे भी काफी अच्छा आराम होता है। तो हाँ यदि जी आपके पाउडरी मिल्ड्यू या मैं कहूंगा कि कुछ और तरह के फफूंद की समस्या है तो आप इसे कर सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें कि वो 20 दिन की दूरी आप जरूर मेंटेन करें। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। समय भी हो चुका है। तो यदि इसके अलावा किसी के भी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया कि इसके बाद एक लिंक आएगा ग्रुप में, तो आप अपने बाग की फोटो, कोई भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, या कोई भी आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल भरे, नाम नंबर अपना और साथ में वो डिटेल भी भरें, तो आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी ही जानकारी से हम अवगत करवाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्दी एक और वेबिनार आने वाला है, और वेबिनार का किस बेसिस पे या किस चीज टॉपिक पे चाहिए आपको, तो वहां पे आप ग्रुप में डालिए अपना ही समस्या जो भी है, या किस टॉपिक पे वेबिनार चाहिए, तो उस पे लेके आएंगे हम। सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए नमस्कार।